स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस चैप्टर 8 किशोर अवस्था की ओर। इस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन टर्म 2 में पूछा जा सकता है वो सारा क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो टर्म 2 में याद रखना 3 सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा ए बी सी। ए में रहेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बी में रहेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन और सी में रहेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ए सेक्शन में 7 में से 5 क्वेश्चन बनाना रहेगा, बी में भी 7 में से 5 क्वेश्चन बनाना रहेगा और सी में 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 बनाना रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है 2, 3, 5 ये 3 टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यही टाइप से देखेंगे सभी चैप्टर में, इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबरी क्वेश्चन देखेंगे 2 मार्क्स वाला, उसके बाद 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेंगे, फिर 5 मार्क्स वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज किशोर अवस्था की ओर। इस चैप्टर में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो किशोर अवस्था की ओर में पहला क्वेश्चन अति लघु का देखेंगे। अति लघु यानी 2 नंबर में पूछ सकता है किशोर अवस्था की अवधि क्या है। तो याद करते चलिएगा किशोर अवस्था, चैप्टर पूरा समझा दिए हैं। ठीक है, चैप्टर तो पढ़ाए हैं, चैप्टर अगर पढ़ लिए होंगे और अगर ना पढ़े हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि ये सब क्वेश्चन को रटने का ज़रूरत ना पड़े। चैप्टर नहीं पढ़िएगा तो रटना पड़ेगा अलग से। चैप्टर पढ़ लिए होंगे, चैप्टर को समझ लिए होंगे, तो बस एक बार पढ़िएगा, याद होते चला जाएगा। ठीक है, तो किशोर अवस्था की अवधि 11 से 19 वर्ष है। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है। तो वृद्धि हार्मोन जो स्रावित करता है उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल खाने में करने के लिए क्यों कहा जाता है। तो आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने को इसलिए कहा जाता है ताकि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता बना रहे, है ना। तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। अगला प्रश्न कह सकता है किशोर अवस्था में लड़कों के उभरे स्वर यंत्र का क्या नाम है ना, जो गला में उभरा हुआ रहता है वो क्या है। तो वो कंठमणि है। ठीक है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो स्त्रियों में जो मासिक स्राव यानी पीरियड्स होता है उसका सामान्य अवधि 28 दिनों का है, 28 दिनों के अंतराल में होता है। अगला प्रश्न बनता है शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गौण लैंगिक गुणों का विकास, एडेम्स एप्पल दिखना और रजोनिवृत्ति, इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता। तो यौनारंभ के दौरान रजोनिवृत्ति नहीं होता। ठीक है, रजोनिवृत्ति कब बोलते हैं, जब ये स्त्रियों में होता है, जब मासिक स्राव खत्म हो जाता है यानी पीरियड्स खत्म हो जाता है, जो कि लगभग 50 साल की एज में, तो उसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो ये आरंभ का नहीं, यौन आरंभ के दौरान ये नहीं होता, ये 50 यानी जब बुढ़ापा शुरू हो जाता है उस समय होता है रजोनिवृत्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा, किशोर के लिए रोटी, दाल, सब्जियां, फल, ये किशोरों के लिए सबसे अच्छा आहार है। उसके बाद अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा लॉन्ग आते जाएंगे, है ना। ये भी सभी 2 नंबर में पूछेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे 3 नंबरी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो पुरुष हार्मोन का नाम और कार्य बताए, ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है। तो पुरुष हार्मोन का नाम हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और इसका कार्य क्या है, काम क्या है, तो शुक्राणुओं का विकास करना है। ठीक है, याद रखना पुरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन और इसका काम है शुक्राणु का विकास करना। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारण करता है, यानी XX या XY। तो इस सबको बहुत बढ़िया से समझाएं चैप्टर में, ना पढ़े हो तो देख लीजिएगा, एक बार जरूर क्लास उसको कर लीजिएगा ताकि इसको याद करना ना पड़े। ठीक है, XX में बताएं लड़की होता है मतलब मादा, और XY हो तो नर। तो इसमें नर लिंग पूछा है, नर का लिंग, तो नर में XY होता है। ग्वाइटोर का एक मुख्य लक्षण लिखे। तो गले का फूलना ग्वाइटोर कहलाता है, गला फूल जाता है तो उसको ग्वाइटोर कहते हैं, ग्वाइटोर। एडम्स एप्पल यानी कंठमणि क्या है। तो यहाँ गला में जो रहता है जिससे आवाज़ निकलती है, उसको अगर दबा के बोलेंगे तो ऐसा आवाज़ ही नहीं निकलेगा, है ये।
लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है, गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे कंठमणि या एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता है। ठीक है, तो लड़कों का स्वर यंत्र, ये स्वर यंत्र जो है वो थोड़ा लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा उभरा हुआ रहता है, जो कि बाहर से गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देता है, फूला हुआ, उसी को एडम्स एप्पल कहते हैं। तो लड़कों का बड़ा होता है ये वाला थोड़ा, इसीलिए लड़कों का आवाज़ भी भारी भारी होता है ना, भूम भाग। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल खाने में करने को क्यों कहा जाता है? तो ये तो हो गया था, ये रिपीट कर गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किशोर तथा किशोरियों के गौण लैंगिक लक्षण का वर्णन करें। तो किशोर और किशोरियों, किशोर मतलब लड़का, किशोरियों मतलब लड़कियों के गौण लैंगिक लक्षण क्या है वो सबको वर्णन करना है। तो गौण लैंगिक लक्षण यानी कैसे पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है, उसका क्या लक्षण है वो लिखना है। ठीक है, तो किशोरों तथा किशोरियों के गौण लैंगिक लक्षण, युवावस्था में किशोरियों के में स्तनों का विकास होने लगता है। तो लड़कियों में क्या होता है, स्तनों का विकास शुरू हो जाता है। तथा किशोरों यानी लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगता है, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। ठीक है, तो लड़कों में दाढ़ी मूछ आने लगता है, जिससे पता चलता है देख के कि हाँ ये लड़का, और लड़कियों का स्तन विकास होने लगता है। ये लक्षण क्योंकि किशोरों से यानी लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करता है और अलग करने में, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्या है वर्णन करें। तो जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, जब अंडाणु का निषेचन ना हो पाए तब गर्भाशय के अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वारा बाहर आती है। इसे ऋतुस्राव कहते हैं, जो कि 28 दिनों के अंतराल में यानी हर महीना होता है, इसलिए इसको मेंसुरेशन साइकिल यानी एमसी भी कहते हैं या पीरियड्स भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में ऋतुस्राव। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन मिल रहा है, किशोर अवस्था क्या है। तो किशोर अवस्था क्या है उसको देखिए, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। जनन परिपक्वता यानी जनन करने की क्षमता आती है, उसी को किशोर अवस्था कहते हैं। तो जीवन काल का वह अवधि जब शरीर में ऐसा परिवर्तन होता है जिसके कारण जनन करने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसी को किशोर अवस्था कहते हैं। यौवनारंभ किसे कहते हैं। तो ये यौनारंभ क्या, जनन क्षमता का विकास, जनन क्षमता का जब विकास होने लगता है तो उसी को यौनारंभ भी कहते हैं, यानी ये किशोर अवस्था यौनारंभ लगभग एक ही चीज़ है। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं को लिखे, यानी इंसान का जीवन काल में कौन कौन सा अवस्था आता है उसको लिखना है। तो 0 से 5 यानी पैदा हुआ बच्चा और 5 साल तक की उम्र को शैशवावस्था कहते हैं। तो ये एक अवस्था आता है, 0 से 5 साल की उम्र शैशवावस्था। फिर 6 से 10 वर्ष की उम्र को बाल्यावस्था कहते हैं, 6 से 10 साल बाल्यावस्था। और फिर 11 से 19 साल की उम्र को किशोर अवस्था या फिर युवावस्था कहते हैं। ठीक है, इसके बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहेंगे। और फिर इसके बाद अगर रहता है तो कहा बोलते उसको हम बोलते कब्र अवस्था, है ना, माने कब्र में जाने का अवस्था। तो याद रखेगा ये सब। किसी व्यक्ति की लंबाई किस बात पर निर्भर करती है। तो लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन यानी वंशानुगत लक्षण पर निर्भर करती है। ठीक है, इसलिए माँ बाप लंबा है तो बेटी लंबा होता है। अगला प्रश्न, नलिका विहीन ग्रंथि किसे कहते हैं। तो ऐसा कुछ ग्रंथि होता है, ग्रंथि मतलब ग्लैंड्स है ना, जैसे कि संवेदी ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो ये सब क्या होता है, हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में डाल देती है, हार्मोन निकाल के उसको सीधे ब्लड सर्कुलेशन में उसको डाल देता है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। इसका अपना नली होता है, वो डायरेक्ट ब्लड के साथ वो इधर से उधर ट्रांसफर होता है ना, तो इसलिए उसको नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है, किस अवस्था में सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक माने सबसे अधिक सीखने की क्षमता किस अवस्था में होती है। तो किशोर अवस्था में सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं। तो ऐसे लक्षण जो लड़कियों तथा लड़कों की पहचान को अलग करने में सहायता करता है, उसे गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं ना। यानी लड़का है लड़की है, इसका जो पहचान है
वही यौन लैंगिक लक्षण कहलाता है। हार्मोन क्या है? तो ये वह एक क्या है, रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, उन्हें हार्मोन कहते हैं। ये एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा क्या होता है, स्रावित यानी निकलता है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कार्य बताइए। तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष में पाया जाने वाला हार्मोन है। पुरुषों में सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीयक लिंग लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूंछ तथा आवाज में नियंत्रण करता है टेस्टोस्टेरोन, है ना। ये पुरुष में पाया जाता है। तो पुरुष का मतलब लैंगिक अंग जो है उसको वृद्धि करता है, और द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी, मूंछ, आवाज ये सब को नियंत्रित करता है। और एस्ट्रोजन ये तो स्त्रियों में है, तो स्त्रियों में सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीय लैंगिक अंगों जैसे स्तन, ग्रंथियों, केश विन्यास तथा आवाज को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो लड़कियों में जो भी लैंगिक अंग है, लैंगिक लक्षण है, वो सबका विकास एस्ट्रोजन करता है, और लड़कों में लैंगिक लक्षण का विकास टेस्टोस्टेरोन करता है। क्लियर है। अगला प्रश्न बन सकता है, जनन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण किस ग्रंथि के हार्मोन द्वारा होता है? तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन द्वारा जनन हार्मोन का उत्पादन का नियंत्रण होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि वृषण में शुक्राणु तथा एवं अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है? तो वही पीयूष ग्रंथि ये दोनों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न बन सकता है, नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। तो ये तो तभी बताएं, नर में टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं नर हार्मोन को, और मादा हार्मोन को एस्ट्रोजन। और प्रश्न बन सकता है, ऋतुस्राव को मासिक चक्र क्यों कहते हैं? ठीक है। तो तभी थोड़ा सा समझाने का प्रयास किए थे, क्योंकि ऋतुस्राव जो होता है लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, यानी हर 28 दिन या 30 दिन में आ जाता है। तो हर महीना आता है, इसलिए इसको मासिक चक्र यानी महीना चक्र यानी गोल घूम रहा है ना। ये महीना भी, फिर अगला महीना, फिर अगला महीना, तो इसलिए मासिक चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न, रजो दर्शन क्या है? तो रजो दर्शन बोलते थे तभी समझाए थे। रजो दर्शन ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है। पहला ऋतुस्राव जो होता है यौनारंभ में, उसी को रजो दर्शन कहते हैं। पहला बार पीरियड्स आवे तो उसको रजो दर्शन कहते हैं। और रजोनिवृत्ति क्या है? तो जो आखिरी बार पीरियड्स आता है। ठीक है। तो मानव मादा के जनन काल की उत्तरावस्था यानी आखिरी अवस्था में जब ऋतुस्राव चक्र रुक जाता है, यानी आखिरी बार जब ऋतुस्राव आया उसके बाद रुक गया, तो इस अवस्था को रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो रजोनिवृत्ति बुढ़ापे समय, और रजो दर्शन कौन बाल्यावस्था में, शुरुआत में पहली बार पीरियड हुआ तो रजो दर्शन, आखिरी बार हुआ तो रजोनिवृत्ति। मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 गुणसूत्र XX मिलकर मादा शिशु का विकास होता है। तो X वाला X से मिलेगा तो मादा में याद रखने का X और X गुणसूत्र होता है, और नर में X और Y होता है। तो नर वाला X जो है मादा का, कोई भी X से मिला तो XX मिलके मादा बनती है यानी लड़की बनेगी। और अगर नर मिला, नर पुरुष का जो है वो Y वाला गुणसूत्र Y जाके X से मिला लड़की या महिला का X से, तो X और Y मिलेगा तो लड़का पैदा होगा, और XX मिले तो लड़की। ठीक है। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 गुणसूत्र XY मिलकर नर शिशु में विकसित होगा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है? तो मनुष्य का जो कोशिका है उसके केंद्रक में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, यानी 23 जोड़ा मतलब 46 गुणसूत्र। किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए। थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्रिनल हार्मोन का क्या कार्य है? तो एड्रिनल क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। ठीक है। तो क्रोध आता है, चिंता होता है, उत्तेजना होता है, तो ये सबको कंट्रोल एड्रिनल ग्लैंड ही करता है। कायानतर किसे कहते हैं? तो काया का अनतर, कायानतर। ठीक है। कीट एवं मेंढक को वयस्क रूप में आने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतर कहते हैं। जैसे मेंढक को बहुत चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले मेंढक मछली जैसा दिखती, छोटा रहता है उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ के वो मेंढक बनता है। ठीक है। तो इसे कायांतर हो जाता है, कायांतर। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता में संतुलन को ही स्वास्थ्य कहते हैं। क्या होगा यदि भोजन में लौह तत्व की कमी हो जाए? तो भोजन में लौह तत्व की कमी
से कमजोरी का आभास होता है और एनीमिया रोग हो सकता है ना, जो कि लड़कियों में ज़्यादातर होता है। इसलिए इस अवस्था में, किशोर अवस्था में खान पान में बेहद ध्यान रखनी चाहिए, है ना। एड्स किस विषाणु द्वारा होता है? तो ये HIV नामक विषाणु द्वारा होता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर HIV का पूर्ण रूप पूछ सकता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन का सूची बनाना, क्या क्या शरीर में परिवर्तन होता है? तो ये पहला तो लंबाई में वृद्धि होता है, शरीर का आकृति परिवर्तन होता है, स्वर बदलता है, आवाज़ बदलता है, जनन अंगों का विकास होता है, मानसिक बौद्धिक संवेदनात्मक परिपक्वता आती है, शरीर के विभिन्न भागों में बालों का उगना। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए बस इतना ही है। MCQ इधर है, तो MCQ तो पूछेगा नहीं, तो MCQ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना सारा क्वेश्चन जो बताएं उसको 2-3 बार देखिए, वीडियो घुरा घुरा के, अलग से रटने का ज़रूरत नहीं, 2-3 बार ध्यान से सुनिए। और कोई क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत है तो उसको वीडियो रोक के और उसको ध्यान से 2-3 बार पढ़िए, आराम से याद हो जाएगा। वैसा कोई हार्ड नहीं है, सब समझने वाला चीज़ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई चैप्टर लेकर के। अब रोज़ाना 8 क्लास का भी क्लास होगा, टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम 28 तारीख से है, एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा एग्ज़ाम की तैयारी करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।